हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए आज हम लोग 2025 का जो मॉडल सेट झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से जारी जो किया गया है, इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें आंसर शीट नहीं दिया गया है और इसमें हम लोग जो सॉल्व करने का जो प्रयास करेंगे 40 क्वेश्चन है, वो सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो 40 क्वेश्चन है वो सारा का सारा जो हम लोग को एग्ज़ाम में आएगा, ऐसा नहीं। इसमें से आप इतना मान के चलिए कि 10 से 12 क्वेश्चन जो है ये आपका एग्ज़ाम में कंफर्म आएगा। तो आपको यहाँ पर हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे कि कौन क्वेश्चन है कि आ सकता है जो रिपीटेड है। आप एज्यूम करके देखेंगे तो मॉडल सेट और जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया, हर एक वो मॉडल सेट से हर एक बार पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा है। मतलब कभी ऐसा हुआ है रेशियो जो रहा है, कभी 12 का रेशियो रहा है, कभी 15 का रेशियो रहा है, कभी 10 का रेशियो, मतलब इस तरीके से एवरेज का रेशियो रहा है। तो इस बार का अनुमान हमें लगता है हम ज़्यादा नहीं लेकर चलेंगे, 10 का रेशियो चलेंगे और 10 क्वेश्चन ऐसा सेलेक्ट करवाएंगे, उसको आप याद रखेंगे और वो हर एक बार क्वेश्चन जो हर एक एग्ज़ाम में जो है रिपीटेड कर रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब पैटर्न जो इसका इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है इसके बारे में तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीक़े से पता है। आप बार बार टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट में भी आपको पता है कि कैसे हमको ओएमआर शीट में भरना है और क्या क्वेश्चन होगा और कितना क्वेश्चन होगा, टोटल मार्क्स भी कितना होगा, सारे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। पहली बात, इससे जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। तो जितना भी प्रश्न है वो सारा का सारा भर के आएंगे। और इसमें एक और बात इम्पॉर्टेंट है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट है कि क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं, तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। जो भी अगर आप जो प्रश्न को आंसर नहीं भी जान रहे उस प्रश्न को सॉल्व करके आएंगे, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो फर्स्ट प्रश्न है, कह रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या है? तो बिजनेस का ऑब्जेक्ट जो है आप जानते हैं प्रॉफिट ऑब्जेक्ट, सर्विस ऑब्जेक्ट और प्रॉफिट एंड सर्विस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर बोथ हो जाएगा, यानी ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट वाला जो ही प्रश्न है ये इम्पॉर्टेंट है। हर एक बार ये क्वेश्चन जो है आप रिपीटेड देखेंगे। इसमें स्टूडेंट का कन्फ्यूजन होता है, ज़्यादातर पर स्टूडेंट जो है सॉल्व करते हैं प्रॉफिट ऑब्जेक्ट। जी नहीं, बिजनेस जो होता है वो सिर्फ उसका मोटिव प्रॉफिट का ही नहीं होता है, उसके साथ में सर्विस भी ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि आपको सेवा देता है तब लाभ कमाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बिजनेस इंक्लूड। देखिए इसमें भी प्रश्न, भले ही प्रश्न को रिपीटेड नहीं किया गया है ज़्यादा, 1-2 बार रिपीटेड किया गया है। अब इसको पीछे से मिलाएंगे मॉडल सेट से। और ये एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया 2023, 2024 और 2022 से अगर आप मिलाएंगे तो ये भी क्वेश्चन एक बार, इसमें 3 सेशन में एक बार इस प्रश्न को पूछा गया है। लेकिन इसमें स्टूडेंट का गलती क्या करते हैं, बिजनेस इंक्लूड ऑल ह्यूमन एक्टिविटी, नहीं ऑल ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जहाँ पर इकोनॉमिक शब्द का शामिल रहेगा वही आपका आंसर होगा, ऑल ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो सिर्फ आंसर जानने का प्रयास नहीं करेंगे, उसका मतलब भी थोड़ा सा क्लू को जानेंगे तो क्या है कि आपको याद रहेगा। और हो सकता है कि आप इस याद रखेंगे और कुछ क्लू को अगर समझेंगे तो आप गलत नहीं करेंगे। और डायरेक्टली आप रट लेंगे तो हो सकता है कि आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि प्रश्न जो है पलट कर दिया जा सकता है, ठीक है। इसका देखिए कह रहा था कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स, ईच वन ऑफ विच आर कॉल्ड। यानी कह रहा है कि जो कंपनी का कैपिटल होता है टोटल, जो एथोराइज कैपिटल हम लोग कहते हैं टोटल, उसका डिविडेंड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स, यानी जो एथोराइज कैपिटल उसका जो छोटे छोटे टुकड़ों में जो विभाजित है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसका हम लोग शेयर कहते हैं, है ना। जैसे कोई भी मार्केट से हम लोग सामान लाएँ और 4 दोस्त सामान लाएँ चना, और चना को हम लोग क्या करेंगे, चारों दोस्त में अगर रेशियो में बांट लेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, शेयर करना, चलो बांट लो। तो इसी प्रकार कंपनी का जो टोटल कैपिटल है उस कैपिटल को अगर डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में तो उसको क्या कहा जाएगा, शेयर कहा जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका 3D हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। देखिए ये भी आप लोग बहुत अच्छे तरीक़े से जवाब इसको दे सकते हैं। ट्रेड प्लस एक्सक्लूडियस ट्रेड, है ना, कॉमर्स का ये भाग होता है। कॉमर्स इक्वल टू ऑप्शन नंबर ये, कॉमर्स इक्वल टू ट्रेड प्लस एक्सक्लूडियस ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 है हु इशू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। ये भी क्वेश्चन आपका VVI क्वेश्चन है। यहाँ पर स्टूडेंट सोचते हैं कि गवर्नमेंट इसको इशू करेगा, जो सर्टिफिकेट है फर्म का, कंपनियां का जो सर्टिफिकेट है वो कौन इशू करेगा? जी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट कोई इशू नहीं करेगा, ना सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगा। तो इसका जो इशू करने का पावर जो दिया गया, इसके लिए एक अलग से चैम्बर बनाया हुआ है कि कोई भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाती है तो इसमें कोई गवर्नमेंट का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इसमें एक अलग से चैम्बर दिया हुआ है जिसका हम लोग नाम दिए हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसका नाम दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप यहाँ पर जाइए और अपने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए नाम है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। स्टेट गवर्नमेंट इसमें कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। ऑप्शन नंबर सी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जहाँ पर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट है, कन्फ्यूजन लगता है, समझिए क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, जो आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लेकर चलेंगे बात को। जैसे सोल ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट वन, ये क्वेश्चन शायद उतना नहीं पूछ सकता है, लेकिन आप इसको 50-50 लेके चलेंगे। कह रहा है एकाकी व्यापार सर्वोत्तम है, मतलब अच्छा क्यों है? तो कम पूंजी की आवश्यकता है। जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि छोटा व्यवसायी जो है सबसे उपयोगी और उचित क्यों है? क्योंकि इसमें पैसा जो है वो कम लगता है ना, इसके लिए ज़्यादा यूज़फुल है ये, हर कोई इसको बिजनेस कर लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोल रहा है? मेंबरशिप इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज एक्वायरिंग, है ना। तो मतलब आप ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कब से आप इसका मेंबर बन सकते हैं, कब से? तो याद रखिएगा जन्म से ही, यानी बाय बर्थ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर बाय अ स्पेसिफिक एक्ट, मतलब कौन ऐसी कंपनियां हैं जो स्पेसिफिक एक्ट के अंतर्गत कवर नहीं होती है? तो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो याद रखना है सोल प्रोप्राइटरशिप यहाँ पर हो जाएगा। कर रहा है क्वेश्चन में, एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। निम्न में से कौन से संगठन पर कोई विशिष्ट अधिनियम लागू नहीं होता है? तो सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल व्यवसाय। आप अगर कोई बिजनेस सिंगल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस करते हैं तो उस पर कोई सरकार का कोई ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होता, उसके लिए कोई स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं होता। सिंपली आप बिजनेस को आप रेगुलेट कर सकते हैं, चला सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको 10 से 11 भी हो जाए, 12। आप जो जो बताते जा रहे हो वो आप उसको एक ज़्यादा तौर पर याद रख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 में है कर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कवर बाय। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, बहुत बार रिपीटेड है, तो इसको आप याद रख लेंगे और इसको हर कोई जवाब देगा। हिंदू लॉ, ठीक है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस किससे कवर्ड होगा? तो हिंदू लॉ से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया 10। क्वेश्चन 10 में है कर अ पार्टनर हुज एसोसिएशन विथ द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक इज कॉल्ड। कौन है? क्वेश्चन है एक साझेदार जिसके फर्म से संबंध के बारे में जनता अपरिचित है, क्या कहलाता है? अननोन है, मतलब उसको पता ही नहीं। तो याद रखना सेक्रेट पार्टनर। कौन सा? देखो आप कोशिश करो कि आप ऑप्शन को डायरेक्ट आंसर को याद रखिए, है ना। आप उस पर ये सेलेक्ट मत करते रहिए कि ए होगा कि बी होगा, मतलब सिलेक्शन मत करो, ठीक है। डायरेक्ट उसका आंसर का जवाब रखिए कि वैसा पार्टनर मतलब वो है ना। पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स है, लेकिन जनता जो है पब्लिक है वो जानते ही नहीं है कि जैसे राम, मोहन, सोहन, रोहन भी पार्टनर्स है बिजनेस में, बट रोहन जो है अपरिचित है जनता से, मतलब रोहन के बारे में कोई भी पब्लिक नहीं जानता है कि रोहन भी उस बिजनेस का पार्टनर्स है। तो उसको क्या बोलते हैं? गुप्त साझेदार बोलते हैं। उसे क्या कहते हैं? गुप्त साझेदार कहते हैं, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना। प्राइमरी ऑब्जेक्ट, देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी इसका नाम ही है कोऑपरेटिव। कोऑपरेट का मतलब क्या होता है? मदद करना, सहयोग करना। आप जैसा नाम रखे वैसा आपको काम करना होगा।
ठीक है। तो कोऑपरेटिव यानी कोऑपरेट करना, तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है, सेवा देना, लोगों को मदद करना, ठीक है, हर तरीके से। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा द ऑब्जेक्ट ऑफ अ कंपनी आर स्पेसिफाइड, कंपनी का उद्देश्य क्या होता है, तो बाय द प्रोस्पेक्टस, बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, या फिर नहीं। यहाँ पर थोड़ा प्रश्न आप फिर से समझेंगे, कुछ और पूछ रहा था क्वेश्चन में। कह रहा द ऑब्जेक्ट ऑफ अ कंपनी आर स्पेसिफाइड, मतलब जो कंपनी का ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ पर स्पेसिफाइड होता है, इट मीन्स कहाँ पर ये क्वालिफाइड होता है, कहाँ पर ये लिखा होता है, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर एक, इससे हम 3-4 प्रश्न आपको बना रहे हैं। पहला इसका जवाब हम लोग दे लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा कि जो कंपनी का ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ पर स्पेसिफाइड होता है, मतलब कहाँ पर ये लिखा होता है, दिखाया कहाँ रहता है। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्ट जो है कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रहता है, ठीक है, पार्षद सीमा नियम में होता है। ऑप्शन इसका जवाब हो जाएगा सी। यहाँ पर एक प्रश्न आपसे बन सकता है, क्वेश्चन में कह सकता है कि द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। तो हम लोग इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी जानते हैं कितना, 3 जानते हैं। पहला क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और तीसरा क्या है, प्रोस्पेक्टस। इसी प्रश्नों को फिर थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा और वो क्या करेगा, बोल देगा द मोस्ट, लगा क्या दिया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब तीनों डॉक्यूमेंट में से कौन सा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो इसका हो जाएगा पहला वाला होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो इस प्रकार से प्रश्न हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है एक और प्रश्न इससे बनेगा, जैसे यहाँ पर पूछ दिया कि द ऑब्जेक्ट ऑफ अ कंपनी आर स्पेसिफाइड, कंपनी का ऑब्जेक्ट कहाँ निर्दिष्ट होता है, दिखाया कहाँ रहता है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। यदि प्रश्न को पूछता कि रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, कंपनी का रूल एंड रेगुलेशन कहाँ पर स्पेसिफाइड होता है, तो याद रखिएगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, है ना। चलिए, तो इसका फिलहाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या बोल रहा है, करेक्ट कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क आर, ठीक है, बिजनेस का रिस्क जो है सभी के कारण हो सकता है, ऑल ऑफ दिस हो सकता है। व्यवसायिक जोखिम के कारण क्या है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 क्या बता रहा है, डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉई इज द डॉट आउट टाइप ऑफ कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। उसी का यहाँ पर एक प्रश्न बना दिया कि अगर जो एम्प्लॉई है, जो हमारे फैक्ट्री में जो कार्य कर रहे हैं, यदि वो डिसऑनेस्टी, इट मीन्स अगर वो बेईमान है, अगर इस प्रकार का बेईमानी अगर करते हैं तो किस प्रकार का ये हमारे बिजनेस के लिए रिस्क है, तो ह्यूमन है ना, ह्यूमन रिस्क है, ये मेरा मानवीय प्रॉब्लम है ना। चलिए नेक्स्ट, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन 15 की ओर देखिए, ये भी क्वेश्चन बार बार आप लोग को यहाँ पर कई प्रकार का प्रश्न बन जाता है। कहता है ना क्वेश्चन है 15, क्वेश्चन में बता रहा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव नॉर्मली, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नॉर्मली क्या होता है, तो नो वोटिंग राइट रहता है, ठीक है। नो वोटिंग राइट यानी इसका कोई राइट होता नहीं है, अधिकार कोई होता नहीं है। अच्छा, इसके साथ और थोड़ा 1-2 प्रश्न को जान लीजिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो होता क्या है सर, यहाँ पर तो पता चले इसका वोट देने का कोई राइट अधिकार नहीं है, तो इसका होता क्या है, तो इसका एक बहुत पावर अच्छा है कि इसका डिविडेंड जो है ना, मुनाफा जो है ना, वो फिक्स मिलता है। जो डिविडेंड यानी मुनाफा जो कंपनी में पैसा लगाया है, उसका जो मुनाफा देने का कंपनी ने जो कमिटमेंट किया है, ये इसका मुनाफा जो है वो फिक्स मिलेगा, और कंपनी का लॉस होने के पश्चात भी इसको चांसेस है कि वो पहले मिलेगा, ठीक है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलेगा। तो बाबू शेयर जो होता है यहाँ पर 2 प्रकार का शेयर हो गया, एक इक्विटी शेयर हो गया और दूसरा प्रेफरेंस शेयर हो गया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, इक्विटी शेयर होल्डर का वोटिंग राइट होता है। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई वोटिंग, डिविडेंड मुनाफा की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले मिलेगा और फिक्स मिलेगा, और इक्विटी शेयर होल्डर का ना कोई फिक्स होगा और इसको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। चलिए
और एक और प्रश्न बनता है यहाँ पर ओनरशिप के बारे में। तो कंपनी का ओनर यहाँ पर कौन होगा? इक्विटी शेयर होल्डर होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ओनर्स नहीं हो सकता। ठीक है, तो 1 2 4 इससे प्रश्न होंगे जो आगे रिपीट भी शायद इसमें मॉडल से हो सकता है या फिर आगे आपको मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 क्या बता रहा है? फॉर अ स्मॉल बिजनेस इज सूटेबल। लघु व्यवसाय के लिए उपयुक्त, ज़्यादा ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये बोथ हो जाएगा एंड ऑल ऑफ दिस। मतलब कह रहा है अ स्मॉल बिजनेस इज सूटेबल। तो कौन कौन सूटेबल स्मॉल बिजनेस के लिए? तो स्वीट प्रिपेयरिंग बिजनेस, रेडीमेड गारमेंट्स, तो ये सब क्या छोटे बिजनेस जो है वो छोटे बिजनेस के लिए सूटेबल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। क्या क्वेश्चन 17 है? देखिए कह रहा है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। देखिए ज्वाइंट हिंदू बिजनेस का जो है कंट्रोल कौन कर देता है? तो कर्ता। ये सभी बच्चे को दिमाग में छपा हुआ है, कर्ता कर्ता। अच्छा, इस पर अगर थोड़ा सा चर्चा कर लो तो इस कर्ता का लायबिलिटी क्या होता है बाबू? क्योंकि इस पर प्रश्न आता है, भले ये प्रश्न ना पूछे लेकिन इससे जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये आपसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोल गया कि मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। मैनेजमेंट और कंट्रोल ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का कर्ता कौन है? तो कर्ता ही करता है। ठीक है, बट इसमें यह प्रश्न नहीं पूछकर दे दिया उल्टा। बताइए कि कर्ता का लायबिलिटी क्या होता है? तो कर्ता का लायबिलिटी याद रखिएगा अनलिमिटेड। कर्ता का लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड। अच्छा, इसके जो मेंबर होते हैं, जो फैमिली होते हैं, उनका लायबिलिटी क्या होता है? तो उनका लायबिलिटी होता है लिमिटेड होता है। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न यहाँ से बन गया आपका। चलिए आगे चलते हैं। ये भी आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी, एक सेकेंड के बाद, ठीक है चलिए। हाँ, तो क्या पूछ रहे थे? अ गवर्नमेंट कंपनी हुज सेटल्ड द कैपिटल शुड नॉट डिक्रीज फ्रॉम हीज परसेंटेज। यानी एक सरकारी कंपनी वह है जिसके अंतर्गत सरकार की चुकता पूंजी इसमें से कम नहीं होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट कंपनी कौन कहलाएगा? कितना परसेंट शेयर होना चाहिए कोई भी कंपनी में, है ना? कोई कंपनी में कितना शेयर होना चाहिए जिससे वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाता है? तो 51%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, पार्टनरशिप में कम इनटू एग्जिस्टेंस। साझेदारी अस्तित्व में आ सकता है। तो साझेदारी अस्तित्व में आता है एग्रीमेंट, है ना? पार्टनरशिप का जो वो अस्तित्व में कब आएगा, इसका मतलब वो पहचान में कब आएगा, वो कंपनी कब कहलाएगा, बिजनेस कब कहलाएगा? तो जब वो एग्रीमेंट हो जाएगा तब वो पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा, और कंपनी का रजिस्ट्रेशन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। इज नॉट द फ्यूचर ऑफ सोल ट्रेडिंग। देखिए जो सोल ट्रेडिंग बिजनेस है उसका फ्यूचर कौन सा नहीं है? तो लिमिटेड लायबिलिटी, है ना? इसका फ्यूचर कैरेक्टर कौन सा नहीं है? तो लिमिटेड लायबिलिटी। बाकी ये सब कैरेक्टर है बाबू। अनलिमिटेड लायबिलिटी कैरेक्टर है, सेक्रेसी कैरेक्टर है, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी जो है कैरेक्टर नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21। बिजनेस लाइक वेदर इज विथ यूज एवरीडे हु सेट दिस आउट ऑफ द फ्लॉइंग। यानी कह रहा है मौसम की भांति, इसको तो बताया गया आपको व्हीलर एंड किलर, सभी बच्चों को बताया जाता है इसको, है ना? व्हीलर एंड किलर याद रखना है। ठीक है, मौसम की भांति व्यवसायी भी सदैव हमारे साथ रहता है, यह कथन किससे संबंधित है? तो व्हीलर। ऑप्शन नंबर डी। एकदम याद रखना, व्हीलर किलर, है ना? एकदम प्रश्न एकदम रिपीटेड है, इसको याद कर लेना है व्हीलर एंड किलर को। ठीक है, मौसम की भांति व्यवसायी भी सदैव बदलते रहता है, व्यवसायी भी सदैव बदलते रहता है। किसने कहा? व्हीलर। व्हीलर के आगे जोड़ देना किलर, तो याद रहेगा आपको। ठीक है, और किसी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है तो व्हीलर किलर याद रखना, दोनों एक कॉम्बिनेशन बैठता है। ठीक है। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन एक्सक्लूडियस ट्रेड। देखिए इसमें बहुत अच्छा प्रश्न है, निम्न में से किसी व्यापार के सहायक श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। तो बाबू देखो यहाँ पर वेयर हाउसिंग है, इंश्योरेंस भी है, ट्रांसपोर्ट है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। यानी ये जो माइनिंग है
ये हमारा एक्सक्लूसिव ट्रेड्स के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला, इन द अब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अप्लाई। अगर बताइए आर्टिकल एसोसिएशन नहीं तो कौन सा टेबल लागू होगा, टेबल एफ, याद रखिएगा टेबल एफ। ऑप्शन नंबर 23 ऑप्शन क्वेश्चन 23 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए इसका जो लायबिलिटी होता है बाबू लिमिटेड होता है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 25 इन अ प्राइवेट इंटरप्राइज इज ऑडिट। ऑप्शनल इसको मारना है, ठीक है। निजी उपक्रम में अंकेक्षण करना क्या है, ऑप्शनल, ऐच्छिक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फटाफट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा जो है गलत दिया हुआ है, कह रहा है पोस्टल सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया, ठीक है। तो इसका बी मान के चलना, खाली यहाँ पर गलत है और बी को खाली पलट देना, 1774 करना, ठीक है। पोस्टल सर्विस जो है भारत में कब आया था, 1774। 17 याद रखना, ठीक है। 17 देखिए जैसे अब 17 है इसे याद रखना, 17 ऐसा मिलना चाहिए, किसी में ऐसा नहीं मिलेगा। और बाकी ऐसा नहीं हो सकता है कि 4 की जगह 3 हो, 4 हो, मतलब ये याद रखना पहले शुरू में 1 7 7 4 ऐसे याद रखना, ऐसा थोड़ा सा, बाकी तो याद करना है, आपको याद रखना है, ठीक है। डेट को याद करने का कोई ऐसा ट्रिक आज तक नहीं मिला है, बट थोड़ा मोड़ा जैसे हम अकाउंट्स में बच्चे लोगों को बताए थे कि बुक पब्लिश जो उसका डेट है वो कब हुआ था, 1494 ऐसा करके, तो ये बोले थे 4 ऐसे याद रखना, ठीक है। तो कुछ थोड़ा काम करता है कभी कभी। तो 27 में क्या है बताइए, विच इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्यवसायिक संगठन का कौन सा प्रारूप सबसे अधिक अस्थायी है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। कौन सा है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, यानी कि वो आजीवन काल तक चलता रहेगा। वो कौन ऐसा बिजनेस है, 20 यानी कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSC एम्प्लॉइज, यानी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में निवेशित से तात्पर्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा, सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स टू प्राइवेट पब्लिक सेक्टर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। PSC आर ऑर्गेनाइजेशन ऑन्ड बाय, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वे संगठन हैं जिनका स्वामित्व क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में वे संगठन हैं जिनका स्वामित्व फॉरेन कंपनी है, इसका याद रखना, फॉरेन कंपनियां। फिर से एक बार देख लेते हैं बाबू, 29 का गलत भी हो सकता है, सुन लो। PSC आर ऑर्गेनाइजेशन ऑन्ड बाय, यानी कि PSC का ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑन्ड बाय, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वे संगठन है जिनका स्वामित्व, अच्छा जिनका पूछ रहा, मालिक के बारे में पूछ रहा है, तो मालिक जो है गवर्नमेंट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरकार। PSC का जो ऑनर मालिक होगा वो कौन होगा, तो गवर्नमेंट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इंडेंट इज़ यूज्ड, हाँ ये हो जाएगा आपका इन फॉरेन ट्रेड, ठीक है। इंडेंट का यूज़ कहाँ होता है, तो फॉरेन ट्रेड में होता है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भले है लेकिन इसको याद रखिएगा। प्राइस फ्लक्चुएशन आर कंट्रोल बाय, प्राइस का फ्लक्चुएशन कंट्रोल कौन करता है, तो याद रखना होलसेलर, ठीक है। मूल्य के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करता है कौन, होलसेलर। वैसे इस क्वेश्चन में मेरे को भी डाउट था, क्योंकि जो प्राइस का कंट्रोल कौन करता था, सरकार करता था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो होलसेलर आप याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट नहीं मेरे हिसाब से। When import exceed the export the balance of trade, मतलब इसमें एक तरह से हम अगले देश से ज़्यादा सामान मंगा रहे हैं, है ना, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सीड द किसके, एक्सपोर्ट द बैलेंस, मतलब हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो
तो क्या सिचुएशन है, फेवरेबल नहीं, अनफेवरेबल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इन विच आउट द फॉलोइंग कंट्रीज डिपार्टमेंटल स्टोर ओरिजन, यानी निम्नलिखित में देश में किसमें विभागीय भंडारों का जन्म हुआ था, तो याद रखना इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड। सबसे पहले विभागीय भंडार का एक तरह से स्थापना या जन्म कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये बीबीआई प्रश्न है, ये बार बार प्रश्न है पूछने वाला है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, टू ऑट्स बॉल, सभी हो जाएगा। विनियोक्ताओं के प्रति, व्यवसायी के प्रति, समुदाय के प्रति, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, भली सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन रिपीटेड है। ई कॉमर्स मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, द मैन प्रिलिमिनरी कंसिडरेशन बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू बिजनेस, एक नवीन व्यवसाय की स्थापना के पूर्व सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय विषय कौन सा है, तो सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, ऑप्शन नंबर ये। मतलब देखिए यहाँ पर तो सारा इंपॉर्टेंट है, सारा चीज़ सोचना है, लेकिन कि सबसे पहले आप क्या सोचेंगे, प्रिलिमिनरी बोला है, सबसे पहले आप क्या विचार करेंगे, तो सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है था। ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ इंश्योरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बार बार क्वेश्चन रिपीटेड है, बीबीआई प्रश्न है बाबू। क्षतिपूर्ति, इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि जो नुकसान हुआ उसका क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन देना। यहाँ पर इंग्लिश में है इंडिमिनिटी, अगर वहाँ पर कंपनसेशन रहेगा तो आपको इसी को मानना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बार बार प्रश्न जो है रिपीटेड है। वेयर हाउस क्रिएट क्या करता है, तो टाइम यूटिलिटी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, द अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट नॉट अलाउड इज, याद रखिएगा इसमें करंट अकाउंट, यानी कि इंटरेस्ट अलाउड कौन नहीं करता है, करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट तो इंटरेस्ट अलाउड करता है, फिक्स डिपॉजिट अलाउड करता है, होम सेफ अकाउंट कुछ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कंपनी हुज बिजनेस लिंक्स आर एक्सपेंडेड इन मोर देन वन कंट्री इज, है ना, इसको क्या बोलेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी बोलेंगे। यानी कंपनी जिसका व्यवसाय एक देश से अधिक देशों में फैला हुआ है उसको क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग टोटल जो है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो है जितना भी इम्पोर्टेंट जो प्रश्न दिया गया है उसको आप ध्यान से एक बार दो बार इसको रिपीट कर लेंगे। लगभग 10 प्रश्न जो हो सकता है, 10 से हो सकता है 9 या फिर 11 बताए होंगे। जो भी इम्पोर्टेंट आप एज्यूम किए हैं उसको आप ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। और भी इसमें वीडियो बीएसटी का भी बताया गया है, पहले भी वीडियो बहुत सारा इसमें मॉडल सेट दिया गया था। अगर आप और मॉडल सेट को देखना चाहते हैं तो पहले जाकर मॉडल सेट को और देख लेंगे। और इसके पहले अकाउंट्स का है सो सॉल्यूशन दिया गया, वहाँ पर भी 40 क्वेश्चन ही सिर्फ नहीं, 40 क्वेश्चन के अलावा और उसमें क्या प्रश्न हो सकते हैं ये भी बताया गया, उसका मतलब भी मीनिंग में साथ में बताया गया है। तो वीडियो को बहुत ही आराम से और समझेंगे और देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो वीडियो है वो सीए का आएगा, मैथ का आएगा। ऑलरेडी पहले का बहुत सारे मैथ का जो सॉल्यूशन किया गया है, नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ का जो सीए का है वो सॉल्यूशन करके बताएंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको ऑल में आप सेव कर लेंगे, ताकि जो भी हमारे तरफ से कोई भी वीडियो अगर अपलोड होती है तो पहले आपके तक सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगी और इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। Okay.